चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ना है पल्लव वंश। तैयारी तुम लोग ये न देखो कि तैयारी हमारा हो चुका है। देखो जब तक कोर्स नहीं खत्म करोगे तब तक तुम्हारे आधा समझ में आधा अधूरा ज्ञान फिर दिमाग में रहेगा। बहुत सारा बच्चा यही गलती कर रहा है, बार बार यही समझाते हैं, यही गलती कर रहा है तुम लोग। आधा अधूरा पढ़ करके जाओगे फिर सेटवा तो मान ही लोगे। हैं नहीं मतलब तुक्का मार देते हैं, फिर वहाँ कुछ करोगे ना पढ़ा लगा थ्योरी था। इस बार दरोगा में बता रहे हैं कि 15 क्वेश्चन आया है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स सब लड़का पढ़ा होगा, लेकिन 15 को 15 हमको नहीं लगा 15 को 15 को बना दिया होगा। 15 को 5 को बनाया होगा ना, वो तो बहुत है। क्योंकि सारा क्वेश्चन जो आया है ना थ्योरी से आया है, सारा क्वेश्चन थ्योरी से आया है। तुक्का मारने वाली चीज़ें नहीं है। थ्योरी में कहाँ तुक्का मारोगे तुम? मारो तो मारो, क्या दिक्कत है? ऐसा आँख होने वो 4 पर आंसर किया 4 पर मार दो। चीज़ें सीखना शुरू करोगे तब ना, रिवीजन करना शुरू करो तब ना। रिजल्ट ऐसे नहीं होता है, रिजल्ट को बहुत मेहनत लगेगा तुमको करने में। बैठा हुआ तो लाइब्रेरी में बहुत है, भरा भरा लाइब्रेरी चल रहा है। रिजल्ट कितना का हो रहा है ये देखा करो। जो यहाँ पढ़ लेते हो, सर से बात कर लेते हो, सर से क्वेश्चन नहीं बनता सर से पूछ लेते हो, पूछते हो ना, वो लाइब्रेरी में हो पाता है। ऑनलाइन कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। तो जो यहाँ दिमाग में तुम्हारा घुसेगा, जो वहाँ घुसेगा। चलो पल्लव वंश हम लोग पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे पहलव वंश। ध्यान रखना, पहलव पार्सियन वाले वंश थे, ठीक है। ये है पल्लव वंश, ये दक्षिण में है। क्लियर? हम लोग पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इनका संस्थापक का नाम है श्री विष्णु। क्या नाम है? श्री विष्णु। क्लियर? हाँ, अगर इनका जगह देखा जाए तो ये कांचीपुरम में, कहाँ है स्थान इसका? कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ पड़ता है भाई? कर्नाटक। मतलब वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो ये कहाँ वंश है? कर्नाटक वाला इलाका में। दिख रहा है वर्तमान के मैप से, है ना। कर्नाटक दक्षिण में है। भाषा जो थी इस जगह की संस्कृत थी। भाषा कैसी थी? संस्कृत। देखो ध्यान रखना, इसके पहले जो भाषा रही है संस्कृत के पहले वो मगही रही है, मगधी, है ना। फिर अवधी, ठीक है। उसके पहले जो भाषा रही है प्राकृत, है ना। उसके पहले भाषा रही है पाली, है ना, बौद्ध धर्म में। देखो भाषाओं का ज्ञान तुम लोग बताते थे। पहले स्टार्टिंग जो भाषा हुआ था सबसे पहले से एकदम शुरू से, है ना। तो पहले हम लोग बोलना जानते नहीं थे, लिखना जानते नहीं थे, है ना। तो सिंधु सभ्यता में जो भाषा रही है, भाषाओं का ज्ञान, वो रही है मतलब क्या? तो भाव चित्रात्मक, अपना भाव को प्रकट करना। बस भाई भाव चित्रात्मक कहते हैं उसको। मतलब हमको घोड़ा लिखना है तो घोड़ा का चित्र बना दिए, मछली लिखना मछली का चित्र बना दिए, है ना। रंग लिखना है तो कलर का कुछ डिजाइन बना दिए, बस उसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक। तो स्टार्टिंग में इसी भाषा का प्रयोग हुआ। उसके जब बाद आए तो हम लोग पढ़े होंगे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में एक भाषा का स्टार्टिंग हुआ। तो वो वहाँ पर क्या हुआ कि दक्षिण में कुछ और भाषाएं हुई, है ना, फिर पश्चिम में कुछ और भाषाएं हुई। लेकिन हम लोग जब उत्तर वाला भाषा में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है पाली। कौन सी भाषा आती है? पाली, ठीक है। तो वो पाली भाषा जो है लगभग वो कितना साल तक चला? तो वो मौर्य वंश तक चला। मतलब 16 महाजनपद समझ लो, हर्यक वंश से लेकर के मौर्य वंश तक के काल को पाली पाली भाषा में ज्ञान था, ठीक है। उसके बाद फिर और भाषाओं का ज्ञान शुरू हुआ, है ना। फिर ऐसा नहीं कि फिर बीच में अगर यूपी में जाओ तो हाँ अवधी, हम लोग के बिहार में आओ मगही, है ना। तो यहाँ पर मगधी, पहले मगधी था, मगधी को फिर मगही हो गया, है ना। तो मगही, फिर उसके बाद फिर भाषाओं के ज्ञान में आओ तो फिर आ जाएगा तुम्हारा संस्कृत, ठीक है। उसके बाद भाषाओं के ज्ञान में आओ तो बहुत साल तक संस्कृत चला, मतलब 712 ईस्वी तक। फिर जब अरब लोग आएंगे तब तुम लोग को मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ फिर अरबी भाषा होगा, है ना। जब मुग़ल लोग आएंगे, मुग़ल, तो वहाँ पर होगा फारसी भाषा। बस भाई, फिर मुग़ल लोग आएंगे तो फारसी भाषा हो गया। मुग़ल के बाद जब अंग्रेज आएंगे, उर्दू नहीं है, उर्दू तो बहुत बाद बना है, अरबी फारसी। जो मुस्लिम लोग हैं ना वो अरबी फारसी, उनका मेन भाषा अरबी फारसी है। उर्दू जो है हिंदी और संस्कृत को मिला करके एक नया भाषा बना दिया गया है। और वो उर्दू सिर्फ भारत में ही बोली जाती है ज़्यादातर, कश्मीर में, है ना। भारत के ही क्षेत्र में ज़्यादातर उर्दू बोली जाती है। बाकी सब कंट्री में जाओगे वहाँ पर अरबी है, फारसी है, तुर्की है। बस भाई, तो ये सब मुस्लिमों की भाषा हो गई। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी का विकास होना शुरू हुआ। तो पूछो सर हिंदी का विकास कब शुरू हुआ? तो हिंदी का विकास लगभग शुरू होता है 700 ईस्वी के ईरा में देखा जाता है। संस्कृत के बाद, है ना, एक भाषा शुरुआत होती है देवनागरी।
और देवनागरी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी। बस भाई, तो ये उत्तर में देवनागरी भाषा की शुरुआत होती है और दक्षिण में संस्कृत भाषा की शुरुआत होती है। बस भाई, फिर दक्षिण में जैसे जैसे और क्षेत्र बढ़ते हैं तो कुछ कन्नड़ में बट गए, कुछ तेलुगु में बट गए, है ना, केरला में कोराव भाषा बट गए। बस समझे, तो जहाँ जहाँ अलग अलग क्षेत्र है वहाँ वहाँ अलग भाषाओं का प्रचलन होना शुरू हो गया। बस भाई, हाँ। फिर होता था दक्षिण में क्या कि ये होता था संगम। संगम मतलब कि सारे जगहों के राजा जितने वंश अभी पढ़ा रहे हैं ना, इसके बाद चोल पढ़ाएंगे, इसके बाद चालुक्य तो पढ़ा ही दिए तुम लोग को, गंग पढ़ा दिए, बकाटक पढ़ा दिए, फिर इसके पहले यादव पढ़ा दिए, इसके पहले कादम पढ़ा दिए, ये सब पढ़ा दिए तुम लोग को। तो ये सारे जो हैं, इसके पहले चेर पढ़ा दिए, है ना, तो ये सारे जो हैं चालुक्य पढ़ा दिए। तो ये सारे मिल करके एक जगह बैठा करते थे और उस क्षेत्र को, उस जगह को बोलते हैं संगम। और संगम में क्या होता था कि अपने अपने जगहों का ज्ञानों का आदान प्रदान किया जाता था। चेर वंश के 10 ज्ञानी बैठे, चोल वंश के 10 ज्ञानी बैठे, है ना, पांडव वंश के ज्ञानी बैठे, कादम वंश के ज्ञानी बैठे, है ना, हाँ, यादव वंश के, कात्यायन वंश के, मतलब बहुत सारे जितने वंश है वो सबके ज्ञानी बैठे और वहाँ पर संगम होता था। और उसकी कैसे संगम होता था, वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएँ चलती थी। वहाँ पर देखा जाता था कि वहाँ की प्रशासन व्यवस्था कैसी है, इस वंश की संस्कृति कैसी है, इस वंश का, है ना, धरोहर कैसा है, भाषाओं का ज्ञान क्या है, आर्कियोलॉजी का ज्ञान क्या है, सारा ज्ञान को मापा जाता। और सारा ज्ञान को मापने के बाद मालूम चला कि चेर वंश जो है ये सब में अव्वल है। बताया था ना कि चेर वंश जो है इस समय सर्वोत्तम माना गया है। और सबसे पुराना वंश किसको माना गया है, चेर वंश को। क्योंकि इसका प्रमाण कहाँ से मिल पाता है हम लोग को, तो इसका प्रमाण मिलता है रामायण और महाभारत से। बताया था ना, प्रमाण कहाँ से मिलता है चेर वंश का, रामायण और महाभारत से। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे पल्लव वंश। तो पल्लव वंश कर्नाटक में है, इसकी भाषा रही है संस्कृत। पल्लव का अर्थ होता है लता। पल्लव का अर्थ क्या होता है, लता। लता एक अस्थायी जनजाति है ना, दक्षिण की एक जनजाति है, उसको कहते हैं लता। बस समझी। और ये लता जो है वहाँ की अस्थायी जनजाति है और इन्होंने पूरा एकजुट होकर के एक वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम क्या रखाया, पल्लव वंश। क्लियर। हाँ, अच्छा, अब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि दक्षिण में पूरे शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन रहा है। उत्तर में तो लोग बता चुके हैं, उत्तर में कौन कौन रहा है। उत्तर में, है ना, पूरे क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र शिक्षा का कौन रहा है, तक्षशिला। बताया था ना, तक्षशिला कहाँ, पाकिस्तान चला गया है ना। उसके बाद कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद कौन सा, बल्लाभी विश्वविद्यालय। उसके बाद कौन सा, तो मथुरा विश्वविद्यालय, है ना, ये सब विश्वविद्यालय थे। बस भाई, उसके बाद कौन सा, तो फिर अपने बिहार में आ जाओ, तो बिहार में बहुत सारे हैं, भागलपुर है, उदंतपुरी, तिलहारा, है ना, ये सब विश्वविद्यालय हैं। बस भाई, जलाने वाला कौन था ये सब, ज़्यादातर बख्तियार खिलजी, नाम तो सुना ही होगा। तो ऐसे ही करके दक्षिण में अगर जाओ तो दक्षिण में जो कांची जगह है, कांचीपुरम, कांचीपुरम जो है पूरा शिक्षा के लिए फेमस था। वो जैसे हमारा नालंदा शिक्षा के लिए फेमस था, बाहर से लोग आते थे, वैसे कांचीपुरम दक्षिण में शिक्षा के लिए फेमस हुआ करता था। तो लिखो, शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन, शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन, कांची, है ना। हाँ, दक्षिण में है कांची, ये दक्षिण में ही कांची है। उत्तर में तो पता है ना, उत्तर में तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखना है सब, माइंड में घुसा लो। तक्षशिला पहला था, सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा उत्तर में, तक्षशिला सबसे पुराना, जिसमें कौन पढ़ाई किए थे, चाणक्य। चाणक्य किसमें पढ़ाई किए थे, तक्षशिला में। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय वही हो जाएगा, है। उसके बाद फिर कौन, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, कुमारगुप्त करता है ना। उसके बाद कौन, बल्लाभी विश्वविद्यालय की स्थापना होती है ना। उसके बाद कौन, तो क्या बोलते हैं, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करता है धर्मपाल, है। उसके बाद कौन, तो क्या बोलते हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। उसके बाद कौन, तो एक तिलहारा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है ना। अब बीच में बोलोगे सर उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है, तो उत्तर प्रदेश में रहा है। उत्तर प्रदेश में मथुरा का इलाका जो रहा है वो पूरे शिक्षा के लिए फेमस था। बस में उत्तर प्रदेश में जो मथुरा का इलाका रहा है वो पूरे शिक्षा के लिए फेमस था। बस में दक्षिण में कांची फेमस था, है ना। महाराष्ट्र में भी क्या बोलते हैं, एलोरा वाला गुफा वाला जगह जो था वो लगभग शिक्षा के लिए फेमस था। पश्चिम में आ जाओ तो बल्लाभी, गुजरात में पड़ता है बल्लाभी जगह, बल्लाभी विश्वविद्यालय का नाम है। तो दिमाग में रखे सब, पहला वाला कौन, फिर से तक्षशिला, दूसरा वाला कौन, नालंदा, तीसरा वाला कौन, बल्लाभी, चौथा वाला कौन, भागलपुर, पांचवा वाला कौन, उदंतपुरी, बिहार शरीफ,
बिहार शरीफ पटेल कॉलेज के पीछे विश्वविद्यालय है ना, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बोलते हैं। बिहार शरीफ का पुराना नाम है उदंतपुरी, ध्यान रखना है अभी। बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या है? उदंतपुरी। दिमाग में गया? हाँ, बिहार शरीफ। हाँ, उसके बाद कौन? तेल्हारा विश्वविद्यालय। हाँ, बीच में आओ उत्तर प्रदेश में तो मथुरा वाला, मथुरा में बहुत सारे विश्वविद्यालय रहे हैं, है ना। यूपी का इतिहास जब पढ़ोगे तो और मथुरा का विश्वविद्यालय भी वहाँ पर रहेंगे। दिमाग में गया सब? है, लिखना नहीं, दिमाग में रख। उत्तर वाला, दक्षिण में कांची, है ना, दक्षिण में और भी पढ़ाएंगे। इसके बाद चोल वाला में बहुत सारा रहेगा। चालू कॉलम तो लोग पढ़ा चुके हैं, क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस व्यक्ति की। इस व्यक्ति की उपलब्धि क्या क्या रही है? सिंह विष्णु। हेडिंग डालो थोड़ा सा, सिंह विष्णु। ये रहा है 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक, लगभग 25 वर्ष तक शासन किया है। 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक, क्लियर। अब इसमें हाँ, इसके बारे में क्या क्या मिलता है हमको? इसका अन्य नाम की बात करते हैं तो अन्य नाम मिलता है आवनीसी और विष्णु पोरन, इसका अन्य नाम आवनीसी एवं विष्णु पोरन, क्लियर। हाँ, इसका तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, इस वंश का क्या है? ये संस्थापक। क्या है ये? संस्थापक, क्लियर। इसकी ख्याति क्या रही है कि इसने चोल वंश पर अधिकार कर लिया, है ना। तो इसकी मेन उपलब्धि क्या रही है? किसने क्या किया? आगे पढ़ेंगे। चोल वंश पर अधिकार किया। क्लियर। अगला जो व्यक्ति हुआ उस व्यक्ति का नाम है नरसिंह वर्मन, है ना। अगला व्यक्ति जो हुआ उसका नाम है नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्या नाम है इसका? हाँ, सॉरी, नरसिंह वर्मन ही नाम है, नरसिंह वर्मन। इसका कार्यकाल 630 ईस्वी से लेकर के 668 ईस्वी तक है। 668 ईस्वी, लगभग 38 वर्ष ये राज किया है। मतलब अपने पूरी ज़िंदगी का लगभग आधा साल राज किया इसने। अब इससे तुम अनुमान लगा सकते हो कि कितना बड़ा राजा रहा होगा, हैं? बस भाई, दिमाग आ रहा है? ये कितना बड़ा राजा रहा होगा, है ना। तो इसने जितने साल राज किया उतने साल बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। अगर दक्षिण घूमने जाओगे तो कर्नाटक के इलाके में तुमको रथ मंदिर बहुत सारे मिलेंगे। तो इसने 81 रथ मंदिर का हाँ बनवाया, है ना, निर्माण करवाया, जिसमें लगभग 2100 रथ मंदिर हैं, छोटे 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 छोटे, है ना। एक मंदिर है उसमें बहुत सारे रथ हैं, रथों के प्रकार हैं, और लगभग कितने प्रकार हैं? 2100 प्रकार हैं। और उसमें सबसे छोटा रथ का नाम है द्रौपदी रथ। क्या नाम है? द्रौपदी रथ। नाम तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, द्रौपदी का चीरहरण है। बस भाई, रामायण महाभारत तो देखा ही होगा तुम लोगों ने। कल तो भेजी थी तुम लोग को एक रामायण और महाभारत और भेजे हैं टेलीग्राम पे। हाँ, अब जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो देख लेना आप लोग, भेजा हुआ है ना एक। तुम लोग बोल रहे थे सर भेज दीजिए टेलीग्राम पे। हाँ, टेलीग्राम अपना आराम जी के जीएस मारोगे तो आ जाएगा टेलीग्राम। अपना आराम जी के जीएस टेलीग्राम में मारोगे ना तो आ जाएगा, वहाँ पे जा करके आप जुड़ सकते हो आराम से। तो टेलीग्राम पे जो बड़ा फाइल रहता है वो टेलीग्राम भेज देते हैं आप लोग को। हाँ, कुरुक्षेत्र पार्ट 1 और पार्ट 2 जो लिखा हुआ है वो भेज चुके हैं, आराम कंपटीशन जोन से है, क्लियर। तो वहाँ पे आप लोग को बहुत सारे फाइल मिलते हैं। लिखो इसकी उपलब्धि क्या रही है, तो है ना, इसने 81 रथ मंदिर का बनवाया, 81 रथ मंदिर का निर्माण करवाया। जिसमें सबसे छोटा रथ का नाम क्या है? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है भाई। सबसे छोटा रथ का नाम क्या है? द्रौपदी रथ। क्लियर। इसने उपाधि बहुत सारे ली है। देखो दक्षिण में लगभग जो लोग रहेंगे वो कुछ कुछ लोग दो भागों में बटेंगे।
और पहला भाग जो बटेगा वो बटेगा विष्णु का उपासक हो गए, और कुछ कुछ लोग जो थोड़ा सा ऊपर वाला इलाका, लेफ्ट वाला इलाका तुम लोग को देखने को मिलेगा, वो रहेंगे शिव के उपासक। जैसे महाराष्ट्र के इलाका में जाओगे तो वहाँ शिव के उपासक मिलेंगे। अभी से नहीं, तुम लोग को मराठा तक पढ़ाएंगे, शिवाजी तक, वो सब शिव के उपासक हैं। जय महाकाल, जय भवानी, है ना, देखते हो ना पुकार क्या देता है, जय भवानी, जय महाकाल, है ना। हाँ साल भर पर लौट गया। कहाँ? दरभंगा के मतलब कोई मतलब गया था बड़ी दूर पाप और पुण्य कटाने। पाप और पुण्य कटाने? नेपाल गया था सर। अरे पाप ऐसे नहीं करते हैं। हाँ सर, नेपाल बॉर्डर के एकदम पार होके गए साल भर। बाकी तो फिर तुम लोग 12 बरस में लगवे करता है वो कुंभ मेला, वहाँ पर तुम इतना पाप अपना धोए धो सकते हो। अच्छा है ज़्यादा पाप था तो डूब जाएगा वहीं पे। इसने उपाधि लिया था बतापी कुंड का, बता चुके हैं तुम लोग बतापी कुंड का उपाधि। इसके पहले वाला पढ़ाए हैं, जस्टी बतापी कुंड का उपाधि पढ़ाए हैं, है ना। किसको हरा कर लिया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को हराकर, पुलकेशिन द्वितीय को हरा कर लिया था। किसकी उपाधि? बतापी कुंड की। क्लियर। एक उपाधि और मिलता है, पहला उपाधि हो गया, दूसरा है शंकर भक्त, शंकर भक्त। तीसरा उपाधि इसका मिलता है अग्रम आगम प्रिय। आगम मतलब होता है साहित्य, है ना, आगम प्रिय। जैन भाषा में साहित्य को आगम कहा गया है, ठीक है बस भाई। तो आगम मतलब क्या होता है? साहित्य। तो साहित्य का ये प्रिय था, मतलब साहित्य लिखता भी था, लिखवाता भी था, इसको इस चीज़ में रुचि थी। अब देखो तीसरा है राजसिंह। एक और उपाधि इसको मिला है, कौन सा? राज सिंह। तो ये 4 उपाधियां इसको मिली है। कितनी उपाधियां मिली है? 4 उपाधियां। कौन कौन सी? शंकर भक्त, आगम प्रिय, राजसिंह और कौन सा? बतापी कुंड। क्लियर। तो ये 4 उपाधियां इनको मिली है, और ये 4 उपाधियां इनको कब कब मिली है? तो बतापी कुंड मिला है जब पुलकेशिन द्वितीय को हरा है तब। शंकर भक्त क्योंकि ये शंकर जी के उपासक हैं ज़्यादातर, है ना। आगम प्रिय ये साहित्य के प्रिय हैं, और उसके बाद राजसी क्योंकि इसने अरे इतना बढ़िया लोकेशन। कुआं से देखेगा तो सामने क्लास दिख जाएगा, एने से देखेगा तो सामने क्लास दिख जाएगा। और कौन सा लोग ब्लॉक के पीछे तो आंख मूंद के चला है कोई। एक हो तो क्लास है यहाँ पे। हिलसा में हो तो माने कि चलो भाई हिलसा में क्लास अपना थोड़ा अंदर चला गया है। क्लियर। हाँ अब देखते हैं। अब हुएन सांग जो है इसके दरबार में आता है। हुएन सांग, ठीक है। हर्षवर्धन के यहाँ से कहाँ आया था वो? दक्षिण कहाँ गया था, है ना। तो नरसिंह वर्मन के दरबार में। तो एक पॉइंट और लिख सकते हो, हुएन सांग इसके दरबार में आया था। क्लियर हो गया। ऑफिस में बैठिए बाबू, ऑफिस में जाओ, ऑफिस में बैठो। जब नीता ऑफिस में बैठो दोनों बच्चे। हाँ ऑफिस में बैठिए, ऑफिस में बैठिए। तुम लोग था कहाँ इतना देर?
सरकारी अस्पताल गए थे। पूजा के सामान आ गए थे सर। नहीं सर, उसको पैरवा में है ना, वही गया होगा दावा लेने। तो पैरवा तो एओ का ना होगा, अब बाकी सब कुछ करे गया था, हमको ये ना बताओ। नहीं सर, साथ चलिए अगला है नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में बात करते हैं, है ना। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में बात करते हैं। सात 704 से लेकर के 730 तक रहा है ये, है ना। हाँ, कहीं कहीं 28 भी देगा बेटा, कहीं कहीं 30 भी देगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। थोड़ा सा डेट का थोड़ा सा लोचा रहता है ना, क्योंकि हमारा इतिहास लिखने वालों ने थोड़ा पता नहीं कहाँ से भांग पी के इतिहास लिखा था, हैं। हाँ, भांग पी ले था, दारू पी जाता था तभी ठीक रहता वो। हाँ, पिया था कुछ और। इसने इसका जो मेन, इतना देखो, इन्होंने 2 मंदिर का निर्माण करवाया है। पहला मंदिर का निर्माण है कांची का कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर बनवाया। दूसरा मंदिर का नाम है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया। क्लियर। हाँ, इसमें दरबार में एक महत्वपूर्ण विद्वान थे, उसका नाम था दंडी। इनके दरबार में जो एक विद्वान थे उनका नाम क्या था, दंडी। दंडी की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, 10 कुमार रचित। और इसी किताब में ये सारा पल्लव वंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है ना। तो 10 कुमार रचित, इसमें पल्लव वंश के 10 राजाओं का वर्णन हमको प्राप्त होता है। इसके बाद जो व्यक्ति हैं उन व्यक्ति का नाम है नंदीवर्धन द्वितीय। सात 730 से 800 तक ये रहे हैं, 70 बरस। हाँ, सोच ले कितना बरस राज किया, 70 बरस। हाँ, इनके दरबारी संत हैं तिरुमंगई। क्लियर। मुक्तेश्वर, इसने 2 मंदिर का निर्माण करवाया है, मुक्तेश्वर मंदिर एवं वैकुंठमाला मंदिर। बढ़िया से लिख ले, कल सुनेंगे, बता रहे हैं पहले। हाँ, कल से कूटना शुरू करेंगे। अब इन लोग को न्यूज़ नहीं देते रहे, बता दो इन लोग को कल से कूटेंगे। नहीं, होली के पहले आए होती छुट्टी। हाँ, इनकी पत्नी का नाम है रेवा। अब संडे के भी ना देंगे छुट्टी, बतला जाओ। हाँ, जो दंती दुर्ग की पुत्री थी। अब बताओ दंती दुर्ग कौन सा वंश में, चालुक्य के वंश में है? हाँ, राष्ट्रकूट वंश में। कौन वंश में? राष्ट्रकूट वंश में। अंतिम राजा का नाम है अपराजित। हाँ, काहेला आए? इसको मम्मी मतलब आवर है। अच्छा। ये किनसे हारता है अपराजित? तो आदित्य पानी पीजिएगा। नहीं, आदित्य प्रथम से हारा। इसके इस वंश का अंतिम क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद को क्या कहते थे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मंत्री परिषद को, हाँ एंसेंट अभी चल रहा है, क्या कहते थे? तो मंत्री परिषद को कहते थे पल्लव वंश में, है ना, रहस्य दिकदास। क्या कहते थे? रहस्य दिकदास।
ये एसएससी और रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रहस्य दिगदास। एक क्वेश्चन और पूछेगा, महाविलास प्रहसन की रचना किसने की? महाविलास प्रहसन की रचना किसने की? है ना, तो महाविलास प्रहसन की रचना की है महेंद्र बर्मन। कौन किया है? महेंद्र बर्मन। क्लियर? इंग्लिश का भी उतला गया, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए हेडिंग डाले तो। चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। चोल वंश का संस्थापक का नाम है विजयालय, है ना। देखो, दक्षिण का ये सबसे बड़ा वंश रहा है और सबसे अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण वंश रहे हैं। इससे क्वेश्चन तुम लोग को सबसे ज़्यादा बनेगा, ध्यान रखना। हाँ, चोल वंश का जो संस्थापक है उनका नाम है विजयालय। क्लियर? हाँ, दूसरा पॉइंट ये है, चोल जो थे पल्लव के सामंत हुआ करते थे। किसके सामंत? पल्लव के। अभी पढ़ा है ना पल्लव वंश? सामंत मतलब तुम लोग बता चुके हैं, है ना, कि उनके यहाँ काम करने वाले लोग। बाद में फिर अति करके, मतलब बाद में बोल सकते हो कि ये अलग होकर के अपना वंश की स्थापना करते हैं। बस में राजधानी इनका था तंजौर। तंजौर बोलते हैं तंजौर को। हाँ, तंजौर बोलते हैं तंजौर। वर्तमान में एक जगह है तंजौर। उसके बाद इसने राजधानी चेंज की थी। सॉरी, ये बाद में था राजधानी। उसके पहले की राजधानी था, है ना, उदयपुर। ये जगह था उदयपुर। ये प्रारंभ में राजधानी रहा है। प्रारंभ में राजधानी रहा है उदयपुर। हाँ, इनके जो राष्ट्रीय चिन्ह थे उनका नाम था, वो जो चिन्ह था उसका एक जानवर था, उसका बाघ। राष्ट्रीय चिन्ह कौन था? बाघ। तुम लोग देखते हो गए, है ना, जब युद्ध लड़ा जाता है तो उसका जो सेना का पहचान होता है वो राष्ट्रीय चिन्ह से होता था। झंडा, बड़ा झंडा लगे, उस पर राष्ट्रीय चिन्ह लगा होता, तो पता चलता है किसकी सेना है, ये किसकी सेना है, ये किसकी सेना है। तुम लोग महाभारत देखोगे ना, जो भेजे हैं तो देख लेना, ये वाला महाभारत जो भेजे हैं ये टेलीग्राम पे। हाँ, उस पर कुरुक्षेत्र देखना। हाँ है, हाँ मैंने कहा था बोलिए सर। कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है। सहायक वंश इसका रहा है होशियाल या होयसल वंश। होयसल या होशियाल वंश इसका सहायक वंश में रहा है। अब बात करते हैं हम लोग विजयालय का। स्टार्टिंग से एक वंश के बात करेंगे। हाँ, विजयालय। हाँ, विजयालय के बारे में बोला जाता है कि इसने एक मंदिर बनवाया है। उस मंदिर का नाम है निशुंभ देवी का मंदिर, जो उनके कुल देवी हैं। कुल देवी समझते हो ना तुम लोग? कुल देवी है घर में, कुल देवी, कुल देवता घर में रहते हैं। हाँ, नहीं देखो, पिंड। हाँ, तो कुल देवी कहते हैं उसको। इसने एक मंदिर बनवाया, उस मंदिर का नाम था निशुंभ देवी का मंदिर। कुल देवी का मंदिर बनवाया इसने। दूसरा पॉइंट क्या? इसके संस्थापक है। तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट में देख सकते हो कि इसको उपाधि मिला है नर केसरी। कौन उपाधि मिला है? नर केसरी। तो ये तीन जो है इसके बारे में है, विजयालय के बारे में।
तो 850 से लेकर के 871 तक ही रहा राजा। आठ सौ 850 से 871 तक ये राजा रहता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरा राजा जो का नाम है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम जो है ना, जो सामंत थे, है ना, जो मतलब कि पल्लव के अधीन में कुछ समय चल रहा था, उसको पूरी तरह स्वतंत्र करा करके एक अपना चोल वंश की, स्वतंत्र चोल वंश की स्थापना करता है। उसका नाम क्या है? विजयालय। देखो, संस्थापक और स्वतंत्र कराने में दोनों में अंतर है। उसको बोल सकते हो तुम वास्तविक संस्थापक। बताया तुम लोग को, है ना, पहले बता चुके हैं कि एक संस्थापक, एक वास्तविक संस्थापक, दोनों में अंतर क्या होता है। कि मान लो कि जैसे स्टार्टिंग में हम क्लास खोले, किसी मिल करके चलाए हैं, टैग होकर चलाए, टैग होने के बाद फिर हमारा जब अपना एस्टेब्लिश हो गया तो फिर अलग कर लिए, बोले कि नहीं हमारा अपना ठीक है, अब अपना अपना कर लेते ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बस भाई, इसको बोलते हैं वास्तविक संस्थापक होना। जैसे हमारे पास कोई आया तो बोला कि हम अब एस्टेब्लिश हो गए हैं, अपना क्लास चला लेंगे, बाकी दिमाग लगा लेंगे, तो उसको बोलते हैं एस्टेब्लिश होना। मतलब कि एक नींव खड़ा कर दी थी मैंने, जो आगे चल करके उसको फिर किसी ने एस्टेब्लिश कर दिया, तो हम हो गए संस्थापक। और जो अगला कोई व्यक्ति आएगा उसको बोलते हैं वास्तविक संस्थापक। अच्छे से बना दिया उसको, बेहतरीन कर दिया, और है ना, क्लियर। तो इसके बारे में बोला जाता है 850 से लेकर के 871 तक, एक मिनट, नहीं 871 से लेकर के 904 तक, 871 से 904 तक, है ना, स्वतंत्र चोल वंश की स्थापना की है। स्वतंत्र चोल वंश की स्थापना किया है। अगला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है राजा राज प्रथम। राजा पहले एक और व्यक्ति है प्रांतक। प्रांतक, हाँ, ये 904 से लेकर के ये रहा है 955 तक। प्रांतक के बारे में बोला जाता है कि इसने 2 राज्य को जीता, पांड और यादव। तो यादव राज्य पे पूर्णतः कब्जा तो नहीं कर पाया, लेकिन पांड राज्य पे पूरी तरह कब्जा कर लिया था, है ना। इसको उपाधि मिला था मदुरै कोंड की। पांड वंश का कहा थी मदुरै, है ना, तो उपाधि क्या मिला इसको? मदुरै कोंड। बस भाई, हाँ। दूसरा पॉइंट है कि इसने पांड राज्य को जीता। पांड राज्य को इसने जीता। क्लियर हो गए? हाँ। अगले जो व्यक्ति होते हैं उनका नाम है राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। ये ऐसा राजा है जो श्रीलंका को जीत लेगा। राम के बाद कोई दूसरा राजा बना है श्रीलंका को जीतने वाला, कौन है? राजा राज प्रथम। तो श्रीलंका पर थोड़े समय के लिए कब्जा करेगा। इसके बाद आएगा राजेंद्र प्रथम, और पूरा श्रीलंका पर पूर्णतः कब्जा करेगा। बस भाई, कहाँ व्यक्ति है ये? तंजौर में, तमिलनाडु वाला इलाका में कब्जा कहाँ कर रहा है? श्रीलंका में। राम जी कहाँ से गए थे? यूपी से हैं? राम जी का घर कहाँ? यूपी, अयोध्या। यूपी से, है ना, घूमते घूमते जगह, घूमते घूमते आने के बाद फिर कहाँ? लास्ट में फिर वही श्रीलंका। और ये व्यक्ति है तमिलनाडु श्रीलंका, है ना। हाँ लिखो, सबसे शक्तिशाली एवं सबसे महान शासक का दर्जा मिला इसको। हाँ, 985 से लेकर के 1014 तक रहा है ये। चोल वंश के समय में बोला जाता है कि राजा राज के पास इतनी बड़ी नौसेना थी कि पूरे विश्व में उसके नौसेना किसी के पास नहीं था। नौसेना, बस भाई, हाँ, नाव वाला, जो बोलते हैं ना कि वास्को डी गामा नाव से आया था, अंग्रेज नाव से कब्जा किए थे,
है ना। हमारे पास 1000 ईस्वी में इतनी बड़ी नौसेना थी बस मई। इसके पहले एक और व्यक्ति रहा, समुद्रगुप्त, इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, है ना। इसको दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं, ध्यान रखना। अब नेपोलियन क्यों कहते हैं, देखो कुछ इतिहासकार हैं, इतिहासकारों ने लिखा तुलना किसे कर रहा है, नेपोलियन से। नेपोलियन बहुत बाद में रहे हैं, नेपोलियन जो रहे हैं वो बहुत बाद में रहे हैं, बात समझे। और वो मतलब इटली के व्यक्ति थे, और वो बोल सकते हो कि वो अपने राज्य को उत्पन्न कराने के लिए आसपास से अच्छे खासे युद्ध लड़े हैं उन्होंने। लेकिन उनकी तुलना किससे हो रही है, तो एक ऐसे राजा से जो उनसे भी महान रहा है, उनसे पहले से रहा है। तो हमारे इतिहास की थोड़ा सी दिक्कतें ये रही है कि हमारा जो इतिहासकार हैं वो सचिन तेंदुलकर की तुलना विराट कोहली से करते हैं, है ना। दिक्कत यही रही हमारी, है ना, नहीं समझे। युवराज सिंह की तुलना वैभव सूर्यवंशी से करेंगे, तो हो तो यही रहा है ना। अरे हो तो यही रहा है ना, यहाँ पर तो क्या दिखाने की जरूरत है। नेपोलियन कब रहा है, 1900 ईस्वी, 1800 ईस्वी है। ये कब रहे हैं, 1000 ईस्वी। पहले कौन जीते थे, राजा प्रथम। नेपोलियन तो बाद में आया है। जैसे हम लोग तुलना करते हैं कि क्या बोलते हैं, कौटिल्य की तुलना मैक्स मूलर से, कैसे मैक्सवेल, क्या नाम था सर, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स कब रहा है, कार्ल मार्क्स रहा है 18वीं शताब्दी में। और हमारे कौटिल्य कब रहे हैं, ईसा पूर्व के 6वीं शताब्दी में। तो इनकी तुलना इससे कैसे हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, नहीं पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी कर रहा है। हमारे यहाँ का एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है रोमिला थापर। नाम सुने हो, नहीं सुने हो, डूब मरो। इतिहास पढ़ते हो, नाम ही नहीं पता है, हैं? बिना पानी में डूबो, पानी में सब लोग डूब रहा है। एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है रोमिला थापर। उन्होंने एंसेंट हिस्ट्री का इतिहास लिखा, और एंसेंट हिस्ट्री का इतिहास लिखने के बाद, है ना, बहुत सारे चीज़ों की जानकारी। और मज़े की बात यह है कि उनको संस्कृत आता नहीं है, दूर दूर तक संस्कृत कोई वास्ता नहीं है। कल को तो हम भी बोलेंगे कि हम चाइनीज़ भाषा के इतिहास पर लिखेंगे, लेकिन चाइनीज़ का कभी नहीं आता है, लेकिन लिखेंगे। उन्होंने बोला अब देखो, इतिहास लिखने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है वो सोर्स होते हैं। अब हम किसी का इतिहास लिखेंगे, किसी के बारे में लिखेंगे, तो सोर्स जानकारी पता करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे कि कैसा व्यक्ति है, ये कैसा रहा है। जहाँ गाँव जाएंगे इसके बारे में और जानकारी लेंगे, ये कहाँ पर है, सारा कुछ पता करेंगे, हैं, तब तो इतिहास उसके बारे में लिखेंगे, उसकी जानकारी लिखेंगे। रोमिला थापर जब एंसेंट हिस्ट्री का इतिहास लिख रही है तो वो उसको संस्कृत ज्ञान दूर दूर तक नहीं है। मिडाइवल हिस्ट्री में भी इतिहास लिखी है, वो अरबी नहीं जानती है, नहीं समझे। जानती क्या है, मिला जुला करके अंग्रेजी। क्या जानती है, अंग्रेजी जानती है। अब देखो दिक्कतें क्या है। अब बोले उनसे पूछा गया कि आप सोर्स बताइए, तो वो सोर्स बताती है कि जो संस्कृत का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हुआ है, उस अंग्रेजी किताब को पढ़ करके मैंने इतिहास लिखा है। मतलब कहने का मतलब कि बात यहाँ से गई थी, दूसरे वाले को बताया गया, दूसरे वाले ने तीसरे वाले को बताया, तीसरे वाले ने चौथे वाले को बताया, और उससे कहानी बन गई। तो ये फैक्ट सही जा पाएगा, 4 जगह से गुजरा है तो फैक्ट सही जा पाएगा, हैं, ज़्यादा क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है, कहीं पे दिक्कतें भी हो सकती है कि मिस, कहीं पर मिस कर गए, कहीं पर चीज़ें बदल दी गई। क्योंकि जब मैक्स मूलर जब एक इतिहास लिखता है अंग्रेजी में एंसेंट हिस्ट्री का, तो वो हाँ बुक लिखता है, तो मैक्स मूलर के इतिहास में क्या लिखा हुआ है कि भारत के लोग गाय रखते थे। तो भारत के लोग गाय रखते थे, तो मैक्स मूलर ने उस किताब को अंग्रेजी में क्या ट्रांसलेट कर दिया कि भारत के लोग गाय इसलिए रखते थे ताकि वो गाय को खाते थे। बात समझ में आई। अब वो मैक्स मूलर कहाँ का व्यक्ति है, जर्मनी का व्यक्ति है, वो भारत का इतिहास लिख रहा है। इसके बाद एक व्यक्ति और है जिसका नाम हम भूल रहे हैं बताते हैं, उसका नाम बताते हैं। वो तो और भी, हाँ वो तो इससे भी आगे निकला। हाँ, उस व्यक्ति का नाम है जेम्स मिल। उस व्यक्ति का नाम है जेम्स मिल। और जेम्स मिल को क्या कहते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी भारत नहीं आया था, ज़िंदगी में वो कभी भारत नहीं आया, लेकिन उसने भारत का इतिहास लिखा। और हमारे दुर्भाग्य है कि उस इतिहास को, उसके किताब को हम लोग पढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब, हम तुम्हारे गांव में कभी ज़िंदगी में नहीं गए और तुम्हारे गांव के बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे तो कहाँ से लेंगे। तो किसी से पूछेंगे तुम्हारे गांव में कुआं कहाँ पर है, तो बोलेगा 4 घर छोड़ के कुआं हमारे पास से। फिर सतुनन से पूछे तुम्हारे गांव में नाली कितनी है, तो बोलेगा सर हमारे घर में इतनी बड़ी नालियाँ हैं, तो छोटी नालियाँ हैं। अब क्या पता सतुनन वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है।
बस भाई। तो हमारे यहाँ का दुर्भाग्य ये रहा है कि बहुत सारे इतिहासकार जो हैं, अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय लोग को इतिहास लिखना नहीं आता है, तो हम लोग को वास्तव में इतिहास हम लोग व्यक्तिगत लिखे ही नहीं है। अगर जितने भी व्यक्तिगत लोगों को इतिहास पढ़ा रहे हैं, ये सब व्यक्तिगत, ये इतिहास जो है ये किसी दूसरे देशों के द्वारा लिखा गया है। अपना जो इतिहास लिखा हुआ है वर्तमान में, अपना जो इतिहास किताबें लिखी हुई है, वो इतिहास नहीं लिखी हुई है, वो किताबें लिखी हुई है ज्ञान के अकॉर्डिंग किताब लिखी हुई है। जैसे अष्टाध्यायी है, पाणिनि का किताब अष्टाध्यायी, क्या किसके व्याकरण है? व्यक्ति है उसमें? नहीं, व्याकरण है उसमें। क्या है? व्याकरण है। फिर धन्वंतरी किताब है औषधि से, क्या चीज़ का वर्णन है? तो सारा औषधि का वर्णन है ना। गणितज्ञ हैं, उनका वर्णन है। आर्यभट्ट गणित का वर्णन है। तो हमारे यहाँ जो इतिहास लिखी गई है, जो किताबें इतिहास में लिखी गई है, उसमें व्यक्तियों का वर्णन नहीं होता था, उसमें सारा ज्ञान का वर्णन होता था। बस भाई मिडाइवल हिस्ट्री में चले आओ, तो मिडाइवल हिस्ट्री में बहुत सारे इतिहासकार कुछ जो आते थे बाहर से, अरब लोगों के साथ, तो इतिहास लिखते साथ में, क्योंकि उनको पैसा मिलता। लेकिन जो मूल निवासी हमारे यहाँ के रहे हैं और जो बाद में मुस्लिम कन्वर्ट हो गए, और जो वो इतिहास लिखते थे तो वे ज्ञान के अकॉर्डिंग लिखते थे। बस भाई क्या लिखते थे? ज्ञान के अकॉर्डिंग लिखते थे। उनके जो इतिहास पढ़ोगे तो उनमें तुम्हारा खगोल शास्त्र मिलेगा, उनमें तुम्हारा जड़ी बूटियों का वर्णन मिलेगा, उनमें तुम्हारा क्या बोलते हैं कलाओं का वर्णन मिलेगा, उनमें तुम्हारा आर्किटेक्चर वर्णन मिलेगा, उनमें तुम्हारा इंजीनियरिंग मिलेगा। बस भाई। और जो अरब के लोगों के साथ आए इतिहासकार, साथ साथ में जो आए, मान मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी के साथ जो इतिहासकार है, तो वो तो पैसे देकर आते थे साथ में। तो वो मोहम्मद गौरी क्या कर रहा था? मोहम्मद गौरी का इतिहास लिखता वो। मोहम्मद गजनी क्या कर रहा है? मोहम्मद गजनी दारू पिया है ना। बाबर के साथ इतिहास कर रहे थे, तो बाबर भी इतिहास लिखना शुरू किया। और बाबर ने अपना इतिहास लिखा, तो बाबर लिखता था कि हमारे पास अपना गम मिटाने के लिए एक ही चीज़ हुआ करती, वो थी दारू। बाबर ने दारू कब छोड़ा है? बाबर जब खानवा का युद्ध लड़ रहा था राणा सांगा के खिलाफ, तो उसने एक नारा दिया है ना, वो क्या बोलते हैं कि काफिर वाला नारा। तो वो नारा दिया, और मतलब समझ आता नहीं है बच्चों और लोगों को, तो वो नारा दे दिया। तो बोला कि सबसे बड़ा काफिर तो आप ही है, क्योंकि इस्लाम धर्म में दारू वर्जित है। तो बोला लो आज से दारू बंद। अब उस बाकी को क्या पता कि अंदर क्या चल रहा है हैं? कोल्ड ड्रिंक के बोतल में। हाँ, तो चीज़ें यहीं से बदलनी शुरू हुई कि हमारे इतिहास लिखा किसने। तो हमारे इतिहास में बहुत सारी दिक्कतें यहीं पर हो जाती है। जो ये सब इतिहास जो पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, व्यक्तिगत इतिहास पढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर हमारे इतिहास द्वारा लिखी गई नहीं है। ये हमारा इतिहास जो है बहुत सारे खोज कर लाए हैं दूसरे के अकॉर्डिंग। हाँ, मतलब कोई लिखता है, जैसे कोई व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत लिखा है ना, तो उसका मैं अब देखो ये सब इतिहास जो तुमको मिलेगा, आदित्य प्रथम, आदित्य द्वितीय, तो ये सब उसमें नाम का वर्णन मिलता है। उसने मिलता कि आदित्य प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया, ऐसा नहीं मिलता आदित्य प्रथम ने यहाँ पर जीत लिया। बस भाई। तो ये इतिहासकार जो अंग्रेज जब आए, तो ये सब इतिहास लिखना शुरू किया, व्यक्तिगत इतिहास लिखना शुरू किया, उसमें काफ़ी तोड़ मरोड़ भी किए। दिमाग घुसा? रोमिला थापर कौन है? एंशिएंट हिस्ट्री के इतिहासकार हैं। जब राम मंदिर का मामला चल रहा था कोर्ट में, है ना, तो रोमिला थापर को बुलाया गया। हाँ, बचल है अभी हैं, 80 बरस की बूढ़ी अभी जिंदगी है। हाँ, रोमिला थापर एक बोल सकते हो कि एक कम्युनिस्ट इतिहासकार है। वो कम्युनिस्ट में वामपंथी, नाम सुनते हो वामपंथी का? है ना। तो वामपंथी इतिहासकार हैं। तो इतिहास में हाल फिलहाल में जो प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, जब देखो चीज़ें जब निकलनी शुरू होती है, तो चीज़ें अब इतिहास कैसे ढूंढोगे? सोर्स से। और सोर्स जब अभी तो हम लोग बताया, तुम लोग को बता चुके हैं कि वर्तमान में जितने इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं वो 10% इतिहास हमारा है। अभी हम लोग 90% ढूंढे भी नहीं है, 10% से हम पढ़ रहे हैं और 10% में इतना सारा इतिहास है। हाँ, निकलेगा 90% तो कितना होगा? क्लियर हो गए? तो हाँ, थोड़ा सा देख ले। अच्छा ठीक है, राजेंद्र प्रथम कल पढ़ लेंगे, ठीक है, और राजेंद्र प्रथम दोनों कल पढ़ लेंगे। हेलो।